सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। लक्ष्य कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल में पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और भारत के आकार और अवस्थिति के बारे में। तो देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप का अर्थ क्या होता है कि जो भारत की जो भूमि है, इसके ऊपर हमें कहीं तो पर्वतीय भाग, कहीं मैदानी भाग, कहीं मरुस्थल और कहीं ऊबड़ खाबड़ भूमि देखने को मिलती है। तो भारत की इस भूमि पर कौन कौन से भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो भारत के भौतिक स्वरूप की सबसे पहले बात करें तो भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम जो उत्तर पूर्वी भारत है, जिसको हम कहते हैं हिमालय भारत, या इसको हम कहते हैं पर्वतीय भारत। तो हिमालय भारत या पर्वतीय भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग और उत्तर पूर्व भारत के जो राज्य अरुणाचल प्रदेश है, आसाम को छोड़कर जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी आते हैं। तो हिमालय भारत या पर्वतीय भारत दूसरा है। दूसरा हम बात करें उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी कि प्रायद्वीप हिमालय भारत के जो दक्षिण में ये जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है, जिसका निर्माण जो है 33 सागर के सिकुड़ने या 33 सागर में अवसाद भरने के कारण हुआ था। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा, भारत की भूमि का सबसे प्राचीन जो भूखंड है, जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय भारत, और इन दोनों के मध्य है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो मुख्य रूप से भारत के भौतिक भूभाग को 5 भागों में बांटा है। हिमालय भारत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद हम बात करते हैं कि तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिम में प्रायद्वीपीय भूखंड और भारत की मुख्य भूमि के मध्य पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान, जबकि यहाँ पूर्वी भाग में बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान। अब जो 5वां है वो है द्वीप समूह है कि भारत के यहाँ दक्षिण पूर्व में यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और भारत के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर है अरब सागर में प्रवाल से निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप, जिसकी सीमा लगती है
मालदीव के साथ। तो भारत की मुख्य भूमि को 5 भागों में बांटा गया है भौतिक स्वरूप को। सबसे पहले बात करें तो हिमालय भारत या पर्वतीय भारत, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में और हिमालय भारत के दक्षिण में जो पहला उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी भाग, बिहार और पश्चिमी बंगाल का भाग आता है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत की प्रायद्वीपीय भारत है, भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड माना जाता है। भारत की भूमि का सबसे प्राचीन भूखंड है जो गोंडवाना लैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन जो गोंडवाना लैंड है जो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया भिन्न भिन्न भागों में टूटकर बिखर गया। तो ये जो गोंडवाना जो प्रायद्वीपीय भूखंड है ये उत्तर की ओर विस्थापित हुआ और यूरेशियन प्लेट से जा टकराया और बीच में जो तैतीस सागर था वो अवसाद से भर चुका था। उसके कारण उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये सब बातें पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय भूखंड, चौथा आता है तटीय मैदान और 5वां आता है जो द्वीप समूह है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालय भारत की कि हिमालय भारत है तो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे कि हिमालय में किस किस प्रकार की पर्वत श्रेणियां और घाटियां जो पाई जाती है। तो सबसे पहले हम हिमालय भारत में बात करते हैं कि हिमालय कोई इस प्रकार अगर आप सोचें तो एक पर्वत नहीं है। हिमालय क्या है, इस प्रकार पश्चिम से पूर्व अनेक समानांतर पर्वत श्रेणियों का समूह है। जैसे हम बात करें सबसे उत्तर में यहाँ पर है जो कराकोरम पर्वत श्रेणी, कराकोरम पर्वत श्रेणी, कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी के बाद जो दक्षिण में है लद्दाख। लद्दाख के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही के दिन भारत और चीन के बीच गलवान घाटी जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो विवाद हुआ वो जो लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है जास्कर श्रेणी और जास्कर के नीचे है पीर पंजाल। जो पीर पंजाल है वो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। पीर पंजाल, पीर पंजाल जो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल, पीर पंजाल के नीचे यहाँ पर है धौलाधार। पीर पंजाल के नीचे यह है धौलाधार। और हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी की बात करें जो अधिक कटी फटी है तो वो है शिवालिक श्रेणी। हिमालय की सबसे जो बाह्य श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। तो मैंने आपको बताया कि हिमालय इस प्रकार कोई एक पर्वत नहीं है। पश्चिम उत्तर से दक्षिण अनेक समानांतर फैली पर्वत श्रेणियों का समूह है हिमालय।
तो सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी, और इसी काराकोरम श्रेणी में हम बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसको हम K2 शिखर बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है वर्तमान में। काराकोरम के नीचे दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी जहां पर भारत और चीन के बीच विवाद है, ये वो क्षेत्र है। लद्दाख के नीचे आता है जास्कर श्रेणी, और जास्कर के दक्षिण में है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और पीर पंजाल के नीचे है धौलाधार, और हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, या जिसको बाह्य श्रेणी कहते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण ये श्रेणी अधिक इस प्रकार कटी फटी दिखाई देती है, तो ये है शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ से बहुत से कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक, कि इनको अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका उत्तर से दक्षिण जो क्रम है, या दक्षिण से उत्तर का जो क्रम है, वो आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं हिमालय के भौतिक स्वरूप का, कि हिमालय का भौतिक स्वरूप है। सबसे पहले हम हिमालय के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण हिमालय का वर्गीकरण करेंगे कि उत्तर से दक्षिण हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती है। तो उत्तर से दक्षिण हिमालय की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त और महान हिमालय की। उत्तर से दक्षिण जो हिमालय है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त व महान हिमालय। वृत्त या महान हिमालय जो यहाँ जम्मू कश्मीर में पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक फैली समानांतर पर्वत श्रेणी जो वृत्त या महान हिमालय कहलाती है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर, तो नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर तक समानांतर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली समानांतर पर्वत श्रेणी जिसकी औसत चौड़ाई है 25 किलोमीटर। वृत्त या महान हिमालय जो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक जो 2400 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर, जबकि औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर। तो समानांतर फैली पर्वत श्रेणी वृत्त या महान हिमालय कहलाती है। इसी वृत्त और महान हिमालय में विश्व की महत्वपूर्ण सर्वोच्च पर्वत चोटियां, जैसे हम बात करें कि विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो हिमालय में है कौन सी है दोस्तों, तो बात करें सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नंगा पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर
में स्थित, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर। नामचबरवा पूर्व में अरुणाचल में, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर। इसी तरह बात करें भारत की मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो वो है सिक्किम में कंचनजुंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। इसी तरह प्रकार हम बात करें भारत का ये राज्य है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में सर्वोच्च चोटी है कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। इसी प्रकार हम बात करें तो यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में एक पर्वत चोटी है धौलागिरी की ऊंचाई की बात करें 8,172 मीटर। इसी प्रकार एक और जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,078 मीटर। उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट के पूर्व में एक चोटी है मकालू, जो नेपाल में है। मकालू की ऊंचाई है 8,481 मीटर। 8,481 मीटर। तो विश्व की जो सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं वो वृत्त और मान हिमालय का भाग है। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, और माउंट एवरेस्ट के साथ धौलागिरी ये भी नेपाल में है, मकालू ये भी नेपाल में है, और अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, मकालू 8,481 मीटर। और अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी तो दोस्तों कंचनजुंगा, जो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का एक छोटा सा पर्वतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें है कंचनजुंगा 8,598 मीटर। तो इसी तरह कुमाऊं हिमालय का भाग जो भारत में नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है या कौन सी भारत में स्थित है। तो आप याद रखना अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और मकालू ये जो चारों हैं वो नेपाल में हैं, जबकि नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजुंगा और नामचबरवा ये भारत में है। ये वृत्त और महान हिमालय। आगे हम बात करेंगे इसी वृत्त और महान हिमालय के समानांतर जो पहली पर्वत श्रेणी, जो हिमालय की दूसरी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी, इसी वृत्त और महान हिमालय के दक्षिण में इसी के समानांतर जो पहली पर्वत श्रेणी है वो है लघु या उप हिमालय या मध्य हिमालय। उसी के समानांतर अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व, उसी के समानांतर पहली महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पर्वत श्रेणी जो वृत्त और महान हिमालय के दक्षिण में, ये है लघु या उप हिमालय। लघु या उप हिमालय जो वृत्त और महान हिमालय के समानांतर उसी के दक्षिण में फैला है, जिसकी औसत चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3500 से 5000 मीटर। तो इसी लघु या उप हिमालय में भारत के जो
महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की बात करें तो जैसे बात करें कि शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, जो भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, नैनीताल, वो सभी जो है लघु या उप हिमालय के भाग हैं। इसी लघु या उप हिमालय के दक्षिण में हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी आती है। कौन सी मित्रों? शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी है जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण अधिक कटी-पटी है। तो लघु या उप हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी आती है वो है शिवालिक या बाह्य श्रेणी। तो देखिए, ये जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी कि हिमालय से निकलने वाले गंगा, ब्रह्मपुत्र अनेक नदियों के द्वारा ये जो श्रेणी है अधिक कटी-पटी है। इस कारण इस श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो कम है, 1000 से 1500 मीटर। और सिंधु नदी से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली शिवालिक पर्वत श्रेणी, जो जिसकी बात करें औसत चौड़ाई की तो 1550 किलोमीटर, 15 से 50 किलोमीटर की औसत चौड़ाई और 1000 से 1500 मीटर की औसत ऊंचाई शिवालिक पर्वत श्रेणी जो हिमालय का क्या है, सबसे बाह्य भाग है। इसकी ऊंचाई कम होने का कारण है कि हिमालय से निकलने वाली अनेक प्रकार की नदियों ने इसको अधिक कटापटा कर दिया है। इस कारण शिवालिक श्रेणी में कहीं कहीं विवर्तनिक घाटियां पाई जाती है। इन घाटियों को जो ये पश्चिमी भाग है, इन घाटियों को पश्चिमी भाग में कहा जाता है दून। दून की बात करें तो जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और पूर्व में बात करें तो हरिद्वार, पूर्व में इनको बोला जाता है द्वार। तो बात करें हरिद्वार। तो जो शिवालिक श्रेणी हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण अधिक कटी-पटी हो चुकी है, जिसके कारण जो घाटियां पाई जाती है उन घाटियों को पश्चिमी भाग में बोला जाता है दून, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और पूर्व में बोला जाता है द्वार, जैसे हरिद्वार। तो इसी कारण इस श्रेणी के अधिक कटे-पटे होने के कारण यहाँ कुछ जल से भरे इस प्रकार छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, जिनको ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में इन गड्ढों को चो कहा जाता है, चो। तो ये हिमालय का उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण, इसमें शिवालिक बाह्य श्रेणी के बाद जो हिमालय का सबसे जो उत्तरी भाग की हम बात करें तो यहाँ हमने सबसे पहले पढ़ा काराकोरम श्रेणी। पश्चिम में काराकोरम से लेकर पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश, हालांकि यहाँ जो भारत के उत्तर में एक छोटा सा जो पर्वतीय देश है नेपाल, तो नेपाल के ऊपर ये जो भाग है ये है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार के दक्षिण में और जो वृत्त और मान हिमालय ये हमने पढ़ा, इसके उत्तर में अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व
समानांतर फैली पर्वत श्रेणी क्या कहलाती है? वो कहलाती है, ये श्रेणी कहलाती है ट्रांस व तिब्बत हिमालय। जो वृत्त और मान हिमालय के उत्तर में, तिब्बत के पठार के दक्षिण में समानांतर फैली पर्वत श्रेणी जो ट्रांस व हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कह देते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग है वो तिब्बत में आता है। तो ट्रांस व तिब्बत हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 960 किलोमीटर और औसत ऊंचाई की बात करें तो 5700 से 6000 मीटर। और इसके जो पश्चिम और पूर्वी जो ट्रांस और तिब्बत हिमालय है उसका पश्चिमी किनारा और पूर्वी किनारा, उन पर इसकी औसत चौड़ाई है 40 किलोमीटर। जबकि ट्रांस और तिब्बत हिमालय है जिसका ये जो मध्य भाग है, मध्य भाग की जो चौड़ाई है वो है 225 किलोमीटर। हालांकि ट्रांस और तिब्बत हिमालय जो मध्य में चौड़ाई उसकी अधिक है 225 किलोमीटर, जो किनारों की औसत चौड़ाई है 40 किलोमीटर और लंबाई 960 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 5700 से 6000 मीटर, जो तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी तिब्बत और ट्रांस हिमालय के पश्चिम में हमने पढ़ा था, यहाँ पर है कौन सी श्रेणी? हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी की बात की थी, कराकोरम पर्वत श्रेणी। तो कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही हमने पढ़ा कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 या जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कराकोरम श्रेणी में है। और तिब्बत के पठार के पश्चिम में कराकोरम श्रेणी जो तिब्बत का पठार की क्या मानी जाती है? रीढ़ मानी जाती है। तो दोस्तों ये था हिमालय का उत्तर से दक्षिण भौगोलिक वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे हिमालय का पश्चिम से पूर्व वर्गीकरण। तो हमने उत्तर से दक्षिण जो वर्गीकरण पढ़ा उसमें हमने पढ़ा अनेक पर्वत श्रेणियां जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। तो उसी तरह हमने पढ़ा वृत्त और महान हिमालय, लघु या उप हिमालय और हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी शिवालिक जो नदियों के कारण अधिक कटी-पटी है। और फिर हमने पढ़ा ट्रांस व तिब्बत हिमालय जो पश्चिम से पूर्व 960 किलोमीटर की लंबाई और 5700 से 6000 मीटर की औसत ऊंचाई और जिसके किनारों की औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर है, लेकिन मध्य भाग की चौड़ाई 225 किलोमीटर। और इसके पश्चिम में कराकोरम पर्वत श्रेणी जिसको क्या माना जाता है? तिब्बत के पठार की रीढ़। अब हम बात करेंगे जो हिमालय का जो पश्चिम से पूर्व जो वर्गीकरण है वो है नदी घाटियों के आधार पर। तो नदी घाटियों के आधार पर जो हिमालय का पश्चिम से पूर्व जो वर्गीकरण किया गया है कि हिमालय से निकलने वाली भिन्न भिन्न नदियों के द्वारा हिमालय की अनेक जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कटी-पटी है और उनमें विभिन्न प्रकार की जो घाटियों का निर्माण हुआ है। तो देखिए हिमालय का हम बात करेंगे, हिमालय का पश्चिम से पूर्व जो वर्गीकरण है उसकी कि हिमालय का जो पश्चिम से पूर्व वर्गीकरण है वो नदी घाटियों के ऊपर आधारित है। और नदी घाटियां जो अपरदन के लिए जानी जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के
उत्तर में ये छोटा सा पर्वतीय देश जो है नेपाल। तो इसी नेपाल के ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार से एक जो यहाँ से उत्तर पश्चिमी भाग से एक नदी निकलती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में ये भारत में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर से बनने के बाद आके पाक अधिकृत कश्मीर और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ कराची के पूर्व में ये जो एक सागर है अरब सागर, इसमें आकर गिरती है। और इसी गुजरात के सामने पाकिस्तान का शहर है कराची, इसके पूर्व से होकर बहती है। तो ये नदी है दोस्तों सिंधु। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसके तहत भारत सिंधु नदी का केवल जो 20% जल ही उपयोग कर सकता है, बाकी का जल है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ना होगा। तो सिंधु नदी इसी तिब्बत के पठार में यहाँ पर एक मानसरोवर झील है और इससे पश्चिम दिशा में एक हिमाचल प्रदेश पंजाब से होती हुई एक नदी बहती है और वो आगे जाकर जो सिंधु में मिल जाती है, सिंधु की सहायक नदी। तो वो नदी है सतलुज। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी और सतलुज नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी के जो बीच का भाग है वो कहलाता है हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो लंबाई है लगभग 560 किलोमीटर और क्षेत्रफल है वो है 45,000 वर्ग किलोमीटर। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के जो बीच का भाग है वो कहलाता है हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय, जिसमें अनेक प्रकार की विवर्तनिक घाटियां पाई जाती है। और एक आपने नाम सुना होगा करेवा। करेवा जो इन्हीं भागों में पाई जाती है कि जो हिमालय से बहने वाली नदियों के द्वारा गिरिपादीय मिट्टी का निक्षेपण करने से करेवा बनता है, तो उसे करेवा कहा जाता है। उसी प्रकार सतलुज नदी और उससे आगे हम चलते हैं तो भारत और नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा के साथ साथ या नेपाल से एक नदी निकलती है और भारत और नेपाल के बीच कुछ सीमा बनाती है। कौन सी नदी है दोस्तों? वो नदी है काली नदी। काली नदी। तो जो काली नदी है, काली नदी और सतलुज नदी के जो बीच का भाग है वो अधिकांश उत्तराखंड राज्य में आता है। जो काली नदी और दूसरा है सतलुज नदी। काली नदी और सतलुज नदी के बीच का भाग कहलाता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, हालांकि उत्तराखंड में जो पहाड़ियां हैं उनके पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग को तो कहा जाता है गढ़वाल हिमालय और जो पूर्वी भाग है इसको कहा जाता है कुमाऊं। तो कुमाऊं हिमालय किन के मध्य है? सतलुज नदी और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय की लंबाई लगभग 320 किलोमीटर
और कुमाऊं हिमालय का क्षेत्रफल है 38,000 वर्ग किलोमीटर। तो जो नंदा देवी पर्वत शिखर है, कामेत, महाभारत लेक श्रेणी या जो नैनीताल है, वो सभी कुमाऊं हिमालय के भाग हैं। और कुमाऊं हिमालय से आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ नेपाल से या भारत का यहाँ एक जो छोटा सा पर्वतीय राज्य है सिक्किम। सिक्किम बात करें तो यहाँ सिक्किम जो नेपाल से, सिक्किम से एक नदी निकलती है जो नेपाल से होती हुई भारत में मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और उस नदी का नाम है दोस्तों तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। तो हम बात करें कि काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग कहलाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जिसका अधिकांश भाग नेपाल में है। नेपाल हिमालय की लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर और नेपाल हिमालय का क्षेत्रफल है 1,16,800 वर्ग किलोमीटर। नेपाल हिमालय जो है सबसे लंबा हिमालय है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कुमाऊं हिमालय या पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय में कौन सी सबसे अधिक लंबा है? तो नेपाल हिमालय याद रखना। इसी तीस्ता नदी से आगे हम बात करते हैं कि तिब्बत के पठार के पूर्वी भाग में यहाँ पर एक चेमांग युंगडुंग हिमनद है और वहाँ से तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है और तिब्बत के पठार से होती हुई आगे चीन और भारत के जो नामचबरवा पर्वत के बारे में आपने पढ़ा, तो नामचबरवा दर्रे को काटकर वो नदी भारत में प्रवेश करती है। ये तिब्बत के पठार और नामचबरवा दर्रे को काटकर भारत में प्रवेश करती है और भारत के अरुणाचल, असम और भारतीय पश्चिमी बंगाल आगे यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है मित्रों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तिब्बत के पठार से निकलकर? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी इसको क्या है, जो तिब्बत है, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। इसी प्रकार बात करें फिर ये चीन में प्रवेश करती है और चीन के साथ भारत का राज्य लगता है अरुणाचल। वहाँ इस नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं और फिर भारत का ये राज्य आता है यहाँ पर असम। तो असम में इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। और आगे जब बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा था तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का भाग है, ये जो भाग है तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग
क्या कहलाता है? ये कहलाता है असम हिमालय, क्योंकि असम का अधिकांश भाग आता है। और आप इन दिनों टीवी देखते होंगे रोज, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कई इलाकों में भारी बाढ़ आई हुई है वर्तमान में। तो असम हिमालय जो है ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई की बात करें तो असम हिमालय की लंबाई है वो जो 750 किलोमीटर, और इसके जो क्षेत्रफल है 67,500 वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये तीस्ता नदी है, इसका जो ये बीच का भाग है ये कहलाता है असम हिमालय। तो कई बार पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम इनका क्रम भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना सबसे पश्चिम में है हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय, उसके पूर्व में है कुमाऊं हिमालय, और उसके पूर्व में है नेपाल हिमालय, और सबसे पूर्व में है असम हिमालय। तो असम हिमालय की लंबाई 750 किलोमीटर, क्षेत्रफल 67,500 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। सबसे पहले पर्वत श्रेणियों के आधार पर हमने किया उत्तर से दक्षिण कि उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, फिर शिवालिक। फिर हमने किया पश्चिम से पूर्व नदी घाटियों के आधार पर कि पंजाब या हिमाचल हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इनके बारे में हम हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण कर चुके हैं। आगे भारत के भौतिक स्वरूप में जो दूसरा भाग आता है वो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो उपजाऊ भूमि जलोढ़ मिट्टी से ढका है और जो कृषि फसलों के लिए मुख्यतः जाना जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, संपूर्ण मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और कृषि के लिए काफ़ी अनुकूल जलवायु और उपजाऊ है। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसकी बात करते हैं हम कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसके बारे में, इसके निर्माण के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आज से 13.7 वर्ष पहले हमारा जो पृथ्वी है वो एक दृढ़ स्थलखंड के रूप में इस प्रकार इकट्ठा था जिसको वेगनर ने नाम दिया था पेंजिया, और इसके मध्य में एक गहरी खाई थी जिसको नाम दिया तैतीस सागर। ऊपर वाला भाग कहलाता था लारेशिया और नीचे वाला भाग कहलाता था गोंडवाना लैंड। तो क्या हुआ कि पेंजिया का 13.7 अरब वर्ष पूर्व विभाजन हुआ, पेंजिया टूटा और जो क्या अवसाद 33 सागर अवसाद से भर गया, जिस कारण क्या है जो हमारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण हुआ। उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा ये तिब्बत का पठार, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और जो सिंधु नदी, और यहाँ जो बात करें कि उत्तराखंड में यहाँ पर गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी, तो सिंधु के मुहाने से लेकर और गंगा के मुहाने तक बात करें तो इस उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर है। तो इसकी
चौड़ाई की बात करें, पश्चिम में इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है, जबकि जैसे जैसे पूर्व में आते हैं इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर है। संपूर्ण उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी से ढका है, जिसका क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू। लक्ष्य कोचिंग क्लास का ये वीडियो आप निरंतर देखते रहें। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जो बातें बची है उसके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। लक्ष्य कोचिंग क्लास का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।